Hello students, good morning. Welcome to the class of business studies. Students, today's our topic is sources of borrowed fund and it is the part of chapter number 7 sources of business finance. Sources of business finance में there are only two sources for arranging funds for the company. फर्स्ट इज ओनर्स फंड एंड अदर इज बोरोड फंड। ओनर्स फंड के मैंने 6 सोर्सेज आपको समझाए थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड एंड स्टूडेंट्स बोरोड फंड। ओनर्स फंड आप सबको पता है। ओनर्स फंड क्या होता है कि जब ओनर अपने पास से फंड को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में एंड व्हेन ओनर अरेंज फंड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइडर्स। जब ओनर और फर्म फंड अरेंज करती है फ्रॉम द आउटसाइडर्स से और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फर्म से, दैट इज कॉल्ड बोरोड फंड। बोरो करना, किसी से फंड को क्या करना, उधार ले लेना, ठीक है। तो नाउ बोरोड फंड में कौन कौन से सोर्सेज हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने 4 सोर्सेज मैंने लिख रखी हैं एंड 2 सोर्सेज अभी रह जाएंगे जिन्हें मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो नंबर 1 सोर्स है आपके सामने ट्रेड क्रेडिट एंड स्टूडेंट्स मैंने हर सोर्स के साथ उसका टाइम पीरियड भी लिख रखा है। ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जैसा कि अप टू 1 ईयर के लिए, ओके। इससे ज़्यादा के लिए ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवा सकता आपको बोरोड फंड। पब्लिक डिपॉजिट्स मीडियम टर्म फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर्स के लिए। कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दोनों तरीके के फंड को अरेंज करवाता है। एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म फाइनेंस के नाम से इसको हम जानते हैं, ओके। देन ट्रेड क्रेडिट यहाँ पे मैंने लिख रखा है वन सप्लायर टू अदर सप्लायर, ओके। एक सप्लायर और दूसरे सप्लायर के बीच में, देखो आपको इतनी चीज़ तो पता है कि यहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है। तो जब एक सप्लायर को दूसरे सप्लायर से परचेज करता है वो गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी ट्रेड क्रेडिट का पार्ट कहलाती है। ट्रेड क्रेडिट मीन्स एन अरेंजमेंट वेयर बाय मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर इज ग्रांटेड क्रेडिट from its suppliers of raw materials, imports और machines etc, ठीक है। जब कभी भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, ट्रेडर जो फिनिश गुड्स खरीद के लाएगा, बट अपने सप्लायर से अगर उसको क्रेडिट सप्लाइड मिल जाती है, ठीक है, उधार की सप्लाई मिल जाती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी ट्रेड क्रेडिट कहलाती है। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि एक सप्लायर और दूसरे सप्लायर्स के बीच में, एक बिजनेस फर्म और दूसरी बिजनेस फर्म के बीच में ट्रेड क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस की जाती है। इसे हम शॉर्ट टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि सप्लायर गिवन परमिशन और परमिट टू इट्स मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर पेमेंट के लिए टाइम पीरियड कितना दे देता है, वो कहता है भाई क्रेडिट पीरियड में ही आप मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पेमेंट कर देना एंड दैट इज 3 months to 6 months, ओके। तो 1 ईयर के अंडर में ही आ गया ये वाला टाइम पीरियड, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट को बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रेड क्रेडिट की अमाउंट डिपेंड करती है नेचर ऑफ द फर्म पर, साइज ऑफ द फर्म पर। भाई आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड क्रेडिट की अमाउंट डिपेंड करेगी। या फिर आपके बिजनेस का, आपने स्मॉल स्केल पर अपने बिजनेस को सेटअप कर रखा है या फिर लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को या फिर मीडियम स्केल पर अपने बिजनेस को आपने सेटअप कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी प्रॉफिटेबल कंडीशन को देखने के बाद ही आपको ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी।
by its suppliers. There are some features of trade credit. Number one, readily available. So in this source of borrowed fund, trade credit is readily available means there is no given any special efforts for arranging trade credit by any trader or manufacturer. ट्रेड क्रेडिट के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को कोई भी स्पेशल एफर्ट्स करने की कोई नीड नहीं होती है। बहुत रीडली अरेंजमेंट ट्रेड क्रेडिट का हो जाता है, क्योंकि एक सप्लायर दूसरे सप्लायर स्पेशल एफर्ट्स का मतलब है कि भी नहीं जिसका बहुत नाम है उसी को ट्रेड क्रेडिट मिलेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ट्रेड क्रेडिट में। ट्रेड क्रेडिट मैंने क्या बताया, बस एक सप्लायर है, दूसरा कौन है, वो भी सप्लायर ही है। जब कभी भी आप एक लार्ज अमाउंट भी खरीद के लेकर आएंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी क्या डिपेंड करती है। क्वांटिटी, एक लार्ज क्वांटिटी और एक फिक्स्ड अमाउंट की अगर चीज़ खरीद के ला रहे हैं, तब वहाँ पर आपको ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी दी जा सकती है। बट आप याद रखिएगा, सप्लायर टू सप्लायर के बीच में ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, वन बिजनेस फर्म टू अदर बिजनेस फर्म के बीच में ट्रेड क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का यूटिलाइज किया जाता है, यहाँ पर प्रोमिसरी नोट का यूटिलाइज किया जाता है। नाउ रीडली अवेलेबल के बाद, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए जाते फॉर अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, देयर इज नो रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस इन ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में कोई भी टफ रूल्स का क्या मतलब है कि अगर आपने एक रूल बना दिया तो वहाँ पर पेनल्टी है उस रूल को ब्रेक करने पर, लेकिन ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन, रिजिड टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल इन ट्रेड क्रेडिट। फ्लेक्सिबल है, आप चाहें अपने अकॉर्डिंग रूल्स फ्रेम कीजिए, आप चाहें अपने अकॉर्डिंग रूल सप्लायर क्या कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, वो रिलैक्सेशन भी दे सकता है, आपके टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड भी कर सकता है। ओके, आप चाह रहे हैं, आपके पास इस समय अरेंजमेंट हो चुका है फर्म का फंड का, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका रीपेमेंट भी जाके कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रेड क्रेडिट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देन नो फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन, ठीक है, इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी फ्लोटेशन कॉस्ट को जाना जाता है। ये फ्लोटेशन कॉस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को मार्केट तक अवेलेबल करवाने में इन्वेस्ट की जाती है। तो ट्रेड क्रेडिट नॉट बिटवीन एनी कंपनी और जनरल पब्लिक, जहाँ पर कंपनी और जनरल पब्लिक की बात आती है वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब अपने शेयर्स और डिवेंचर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को मार्केट तक पहुँचाएगी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स फ्लोटेशन कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट इज इन्वेस्ट फॉर फ्लोटिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को फ्लोट करने के लिए जो भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। जस्ट लाइक ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन, आपका प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, इन सबको करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, वो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। और ट्रेड क्रेडिट में इस तरीके का कोई भी इश्यू नहीं है, तो इसलिए देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इन ट्रेड क्रेडिट। एंड लीगल एक्शन, यस, बिकॉज मैन्युफैक्चरर गिवन or purchaser given a promissory acknowledgement for payment of this amount on a particular date or time, ठीक है। इतनी बस फॉर्मेलिटी होती है कि आपसे अगर कह दिया कि भाई आपको 3 मंथ्स के अंदर में पेमेंट करना है, तब आपको 3 महीने के अंदर में पेमेंट करना ही करना है। दिस इज कॉल्ड प्रॉमिसरी एक्नॉलेजमेंट, कमिटमेंट कर दिया, ठीक है। एंड व्हेन मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर या फिर उस सप्लायर का वो कस्टमर
ठीक है, पेमेंट करने में अगर वो फेल हो जाता है, ही फेल्स फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन टाइम, देन नाउ सप्लायर कैन टेकन लीगल एक्शन। इस कंडीशन में जब कभी भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर अपना पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को सफिशिएंट नहीं समझ पा रहा है, बट वो क्या कर चुका है, प्रॉमिसरी एक्नॉलेजमेंट और कमिटमेंट कर चुका है, तो उस कंडीशन में सप्लायर कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर या किसी भी कंपनी पर। क्या सॉरी नॉट कंपनी तो ट्रेड क्रेडिट में आएगा ही नहीं, क्योंकि एक सप्लायर दूसरे सप्लायर के बीच में है ये ट्रांजेक्शन। तो सप्लायर किसी भी अदर सप्लायर की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकता है। ओके, फर्स्टली तो वो बिजनेस फर्म पे ही क्लेम करेगा, उसके बाद में वो पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके ट्रेड क्रेडिट के फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं। फीचर्स, ये ट्रेड क्रेडिट था आपके सामने। देन स्टूडेंट्स हम सेकंड टर्म पर आते हैं अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट मीन्स deposits money invited by the public। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट से क्या है, मनी इनवाइट कर रहे हैं आप डिपॉजिट्स को, पब्लिक डिपॉजिट्स को अपने यहाँ डिपॉजिट करना है बाय द पब्लिक। पब्लिक आपकी कंपनी में क्या करेगी, अपनी सेविंग्स को, अपनी मनी को, अपने फंड को क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। And when company wishing that public deposits, invite public deposits, अगर कंपनी विश करती है कि पब्लिक डिपॉजिट्स को इनवाइट करना है, then company given an advertisement to in the newspaper। तब कंपनी को क्या देना पड़ता है, पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, एक एड न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना पड़ता है, जिससे पब्लिक को पता चल जाता है कि कंपनी ने क्या करा है, पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म निकाल रखे हैं। एंड इट इज अ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है स्टूडेंट्स। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है, जस्ट लाइक अगर आपको 10,000 रुपीज़ की भी नीड है ना, तो जिस किसी से हम 10,000 रुपीज़ अगर बोरो करेंगे तो वो हमसे कोई ना कोई चीज़ की सिक्योरिटी रखवाएगा, उसके बाद ही आपको 10,000 रुपीज़ अरेंज करके देगा। तो यहाँ पर तो कंपनी को जनरल पब्लिक से फंड कलेक्ट करना है, रेस करना है फंड फ्रॉम द पब्लिक से। तो इसके लिए क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड होता है, ओके, तो कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इश्यू नहीं कर सकती। एनी रेप्यूटेड कंपनी कैन इश्यू पब्लिक डिपॉजिट्स। कोई भी रेप्यूटेड कंपनी ही पब्लिक डिपॉजिट्स इश्यू कर सकती है। अगेन आई रिपीटेड, पब्लिक डिपॉजिट मीन्स अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइटेड थ्रू द पब्लिक, जो पब्लिक को इनवाइट करके अनसिक्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट्स होता है, जो पब्लिक से ही इनवाइट किया जाता है, उस पैसे को पब्लिक से ही रेस किया जाता है। और इसके लिए कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड निकालती है कि भाई पब्लिक डिपॉजिट्स वो इनवाइट कर रही है, ओके। और अब न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद में इफ एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक इज इंटरेस्टेड फॉर इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, दैट रेप्यूटेड कंपनी, किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी हो सकती है, वो पब्लिक डिपॉजिट्स को इश्यू कर सकती है पब्लिक से फंड को अरेंज करने के लिए, बट रेप्यूटेड होनी चाहिए, वेल नोइंग कंपनी होनी चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी प्रॉफिटेबल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी पब्लिक आपकी कंपनी में रुपीज़ और फंड को इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि कोई सिक्योरिटी कंपनी इश्यू नहीं कर रही है। इस चीज़ को अगेन एंड अगेन रिमाइंड कर लीजिए, ओके। नाउ यस, तो मैंने कहा न्यूज़पेपर में कंपनी ने ऐड निकाला पब्लिक डिपॉजिट का। नाउ पब्लिक अगर इंटरेस्टेड है
देन पब्लिक क्या करेगी, उस फॉर्म को फिल कर देगी और अपने फंड को कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, डिपॉजिट विद द कंपनी के साथ वो डिपॉजिट कर देती है। तो नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, दैट इज नंबर 1 अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का क्या मीनिंग बताया कि पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होता है और अनसिक्योर्ड की वजह से कंपनी कांट इश्यू एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटी कंपनी नहीं इश्यू करेगी। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, द मेन पर्पस फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी के लिए पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करने का जो मेन पर्पस है फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। एंड स्टूडेंट्स मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी वजह से दैट्स वाई कंपनी रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर फुलफिलिंग द नीड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइम पीरियड, मैच्योरिंग टाइम पीरियड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज 6 months to 3 years। ओके, ये इसका टाइम पीरियड हो जाता है। सिंपल प्रोसीजर टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, सिंपल प्रोसीजर किस तरीके से एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बहुत सिंपल मेथड में दे रखा है उन्होंने स्टेप्स में कि नंबर 1 उन्होंने पहले ऐड निकाला न्यूज़पेपर में, उसी न्यूज़पेपर में ऐड क्या है कि फॉर्म फिल करवाया जाएगा एक आपसे, एंड इफ पब्लिक इज इंटरेस्टेड फॉर इन्वेस्टिंग फंड्स इन द कंपनी और फॉर डिपॉजिट मनी और फंड टू द कंपनी, ठीक है, तो देन पब्लिक फुलफिल दैट फॉर्म and deposit fund with the company. So this is the simple procedure. And now repayment का क्या मतलब होता है, पेड बैक करना। आपने जो भी रुपए लिए हैं अगर किसी से तो उसको रिडीम, रीपेमेंट और पेड बैक करना पड़ता है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ अगर आप किसी से लोगे तो विद इंटरेस्ट आपको वो रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। सेम वे यहाँ पर भी रीपेमेंट करना पड़ता है। तो दैट कंपनी विच हैव पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐसी कंपनी जिसके पास पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, दैट कंपनी कीप असाइड 10% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर रीपेमेंट पर्पस एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। पब्लिक डिपॉजिट्स की ही अमाउंट से 10% साइड में करके रख देती है अमाउंट, कि अगर बाई चांस कोई भी सर्कमस्टेंस ऐसे आते हैं कि कंपनी अगर पेमेंट ना कर पाए तो उसके पास एक सेविंग रखी हुई है, वो उस सेविंग्स में से उस फंड को क्या कर सकती है, पेड बैक कर सकती है। एंड देन कीप असाइड दैट 10% ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स मनी यूजिंग और फॉर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, और उसी 10% की अमाउंट में से क्या कर दिया जाता है, जिसका टाइम पीरियड पूरा होता जाएगा, क्योंकि 3 इयर्स तक का मैंने आपको यहाँ पर टाइम पीरियड इसका बताया है, तो जिसका टाइम पीरियड मैच्योरिटी टाइम हो जाएगा एंडिंग ऑफ द ईयर में, उसे उसकी अमाउंट में से रुपीज़ वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेड बैक और रीपेमेंट कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, इसका थर्ड पार्ट आ जाता है बोरोड फंड का, एंड इट इज़ इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है लोन, जो हर पर्पस से, ठीक है, हर तरीके के रिक्वायरमेंट को, फंड की रिक्वायरमेंट को डेफिसिट यूनिट को प्रोवाइड करता है। डेफिसिट यूनिट जिसे फंड की रिक्वायरमेंट है, और सरप्लस यूनिट से क्या करती है बैंक, सेविंग्स को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है और उसको डेफिसिट यूनिट को प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है आपके कॉमर्शियल बैंक में। तो कॉमर्शियल बैंक प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल और पोजीशन बिकॉज दे प्रोवाइड फंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट पीरियड्स के लिए, जैसे कि जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए,
But nowadays bank also started for providing fund for a long period of time. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कॉमर्शियल बैंक ने फंड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड स्टूडेंट लॉन्ग टर्म में फंड प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है, लॉन्ग टर्म का मोर देन 5 ईयर्स होता है, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, ओके, इस तरीके से इसका टाइम पीरियड होता है, 20 ईयर्स भी हो सकता है। तो इसके लिए कॉमर्शियल बैंक क्या रखवाती है, आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटी जरूर रखवाएगी अगेंस्ट गिवन लॉन्ग टर्म लोन। तो एवरी कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज और वेन एवर दे रिक्वायर। जब कभी भी उनको रिक्वायरमेंट होती है फर्म को, तो उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फंड प्रोवाइड करती है। ओके, सीक्रेसी मेंटेन करी जाती है, अपने किसी भी बोरोअर्स की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती है, ओपन नहीं करती, तो सीक्रेसी मेंटेन होके रह सकती है कॉमर्शियल बैंक के साथ अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है, फंड अरेंज करा है। नो फॉर्मेलिटी ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, जैसा कि नो फ्लोटेशन कॉस्ट ट्रेड क्रेडिट में नहीं था, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं थी। सेम वे कॉमर्शियल बैंक से भी अगर आपने फंड को अरेंज किया है तो हमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट को इश्यू करवाने की नीड नहीं होती है। ओके, तो वेरी इजी एंड सिंपल मेथड है फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन्स lending institutions, development banks or financial institutions. Okay. After independence, government of India feels that or realized that commercial banks are not sufficient for development of countries. सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज को करवाने के लिए। इस वजह से लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अपना वर्क स्टार्ट करने की परमिशन दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस इंडस्ट्रीज को, ओके, किसी भी बिजनेस फर्म को, किसी भी इंडस्ट्रियल टर्म्स को, ओके, किसी भी ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करते हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल। मैनेजरियल एडवाइस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एडवाइस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स। किसी भी तरीके की मार्केट इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर तरीके की सिक्योरिटीज़ के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में, शेयर्स, डिवेंचर्स, उसकी किसी भी सिक्योरिटीज़ के बारे में अगर किसी भी इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको बोलते हैं मैनेजरियल एडवाइस और फाइनेंशियल एडवाइस। ओके, नाउ सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, सब्सक्राइब करना, जस्ट लाइक सिक्योरिटीज बोलते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स को। शेयर्स मैंने आपको स्टूडेंट्स ओनर्स फंड के पार्ट में पढ़ाया था और डिवेंचर्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोरोड फंड के सोर्स में पढ़ाऊंगी। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइबर्स हैं, सिक्योरिटीज जस्ट लाइक शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ जब मार्केट में और जनरल पब्लिक तक पहुंचानी है तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनकी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक तक सब्सक्राइब करते हैं। ओके, गारंटी लोन, नेक्स्ट फीचर है गारंटी लोन। गारंटी लोन का क्या मतलब है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन गारंटी टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से, किसी भी अदर बैंक से, ओके, इंडस्ट्रियल यूनिट को गारंटी लोन प्रोवाइड करते हैं। मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी भी लेते हैं कि भाई नहीं, इस इंडस्ट्रियल यूनिट को किसी भी दूसरे बैंक से लोन वगैरह प्रोवाइड
करवा सकते हैं। एंड लास्ट फीचर स्टूडेंट्स है लोन इन फॉरेन करेंसी। लोन इन फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी का भी लोन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमें फॉरेन करेंसी की नीड क्यों हो सकती है? किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी की नीड है टू इम्पोर्ट एनी मशीनरी। किसी भी मशीन को इंपोर्ट करने के लिए, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए परचेज करने के लिए अदर कंट्री से, ठीक है। तो उस फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट और गारंटी करती है, लोन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड एनी टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी देती है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से। अगर आपको किसी भी कैपिटल गुड्स को परचेज करना है तो इस चीज़ की भी गारंटी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है। और अगर आपको फॉरेन करेंसी की नीड है तो उस फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, देन इट विल बी डिस्कस्ड, okay, very clearly. Okay students, thank you.